नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट से है, जहां वाराणसी के रोपवे प्रोजेक्ट जिसको 2020 के स्टार्टिंग में अप्रूव किया गया था, यहां पर लाइट मेट्रो के साथ एक रोपवे सिस्टम डेवलप किया जाएगा। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसके ड्राफ्ट को बनाने का काम वेबकास्ट कंपनी को दिया गया है, जिसने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया है तथा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस ड्राफ्ट को स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा है। यहाँ पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी। इसके बाद इस रोपवे प्रोजेक्ट के टेंडर का काम शुरू किया जाएगा। यहाँ पर इस रोपवे प्रोजेक्ट को ओल्ड कैंट स्टेशन से गिरजाघर तक बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इसमें साजन तिराहा, रथ यात्रा, ये 2 स्टॉप भी होंगे। इस रोपवे नेटवर्क को 45 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। इसकी टोटल लेंथ 5 किलोमीटर होगी और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 444 करोड़ अनुमानित की गई है। यहाँ पर एक राउंड में करीब 220 ट्रॉली चलाई जाएंगी, जिसमें करीब 1000 यात्री सफर कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये रोपवे सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी अप्रूवल देगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की शहरी आवास विभाग इसके अप्रूवल के बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसके पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। अप्रूवल के मिलने के बाद जहाँ तक अनुमान है अक्टूबर तक इसको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद टेंडर प्रोसेस का काम शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां जापानीज एसी मेजर डाइकिन इंडिया ये अपनी 3rd मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश के अंदर सेटअप करेगी। कंपनी के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है और इसके तहत इस कंपनी ने कहा है कि ये पीएलआई स्कीम के तहत प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली पहली कंपनी बनेगी इस क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों फ्राइडे को श्री सिटी के साथ इस कंपनी ने लैंड परचेस डील साइन की। इसके तहत वो इससे लैंड खरीदेगी, जहाँ पर ये कंपनी एसी और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी। जापानीज फर्म करीब यहाँ पर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी पहले फेज के तहत। करीब इसके लिए 75 एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट है। 2023 तक इस प्लांट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि जो भारत की पीएलआई स्कीम है, क्या ये सक्सेसफुल हुई है या फिर ये फेल हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक स्मॉल एनालिसिस है उस आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहाँ 2015 में सरकार ने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम निकाली थी, लेकिन दोस्तों 2014 से आज 2021 में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है। जहाँ पर हम बात करें 2014 की, तो उस समय भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी वीक था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे देशों में यात्राएं की और उस समय देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की, मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में बताया। अब यहाँ पर दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में देश के अंदर एफडीआई भी बढ़ गई है, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग भी अच्छी खासी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर भारत को सुधार करने की जरूरत है, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा शामिल है। अब यहाँ पर दोस्तों आज के समय में भारत की स्थिति 2014 के भारत से काफी ज्यादा बदल चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया स्कीम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि उस समय भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वीक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत के अंदर उस समय अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन आज के समय में भारत के अंदर जो परिस्थिति है ये काफी बदल चुकी है और पीएलआई स्कीम ये एक नई स्कीम है और काफी सारी स्कीम इससे संबंधित है जो पहले ही अप्लाई हो चुकी हैं, जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये स्कीम करीब 6 साल के लिए है। कई सारे सेक्टर्स में इसको लाया गया है जिनकी टाइमलाइन अलग अलग है। तो यहाँ पर अभी इस स्कीम की बात करें तो व्यापक तौर पे भारत के अंदर लागू नहीं हुई है, बल्कि इसको 1-1.5 साल पूर्ण रूप से लागू होने में लगेंगे। तो आने वाले 4 सालों के अंदर हम ये देख पाएंगे कि जो पीएलआई स्कीम है ये कितना इम्पैक्ट डालती है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अभी ये कहना कि पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल हुई है ये एक मूर्खता होगी। नेक्स्ट अपडेट येडा सिटी और गोरखपुर से है, जहां गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और गोरखपुर के अंदर प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क इसको डेवलप करना है। यूपी गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था, जिसके तहत इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्लास्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत का जो प्लास्टिक यूसेज है ये 6 गुना बढ़ने जा रहा है। इंडस्ट्रीज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसने येडा से आग्रह किया था कि वह अपने यहाँ पर एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क सेटअप करें। तो येडा ने इसी प्रस्ताव को देखते हुए करीब 100 एकर्स लैंड आइडेंटिफाई किया है सेक्टर 10 में, जहाँ पर वो प्लास्टिक पार्क डेवलप करेगी। इसके अलावा बात करी जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में करीब 52 एकर्स लैंड एरिया यहाँ पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, लेकिन इससे संबंधित कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं ये अपनी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स की अपडेट देती रहती हैं। नेक्स्ट अपडेट सीमेंट प्लांट से है, ये ओडिशा और महाराष्ट्र से संबंधित है। जहां ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर डालमिया सीमेंट जो कि एक सब्सिडी है डालमिया भारत की, इसने करीब 2.25
मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी ऐड की है अपने कपिला सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, जो कि इसका एक सीमेंट प्लांट है कटक ओडिशा के अंदर। यहाँ पर इसने इतनी कैपेसिटी ऐड की है। इसके साथ इस प्लांट में टोटल सीमेंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 3.95 मिलियन टन पर एनम हो गई है। वही बात करें महाराष्ट्र की ओरिएंट सीमेंट, इसने करीब 35 एकर्स लैंड टिरोडा गोंडिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर ये अपना सीमेंट ग्राइंडर यूनिट सेटअप करने के लिए पॉसिबिलिटीज तलाश करेगी। इसने दोस्तों 23 सितंबर में अडानी पावर महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया था, जिसके तहत ये यहाँ पर काम शुरू करेगी। नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहां केरला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये एक पेट्रोकेमिकल पार्क सेटअप करेगी। 2024 तक इसको ओपन करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों ये पेट्रोकेमिकल पार्क करीब 481 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा। ये एम्स के निकट बनाई जाएगी। यहाँ पर बीपीसीएल को करीब 171 एकड़ लैंड एलोकेट पहले ही कर दिया गया है, जहाँ पर वो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करेगी। इसके अलावा बचा 250 एकड़ लैंड, यहाँ पर कई अन्य कंपनियों को पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करने के लिए भूमि संरक्षित की जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो जो पेट्रोकेमिकल प्लांट होते हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर काफी कम कंपनीज हैं जो देश के अंदर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर काम करती हैं, उसको सेटअप करती हैं। बीपीसीएल इसमें एक मेजर कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंपनी सेटअप करेंगी अपना प्लांट, उनको रॉ मटेरियल बीपीसीएल प्रोवाइड करेगा। ये एमओयू इसीलिए साइन किया गया है कि बीपीसीएल जो अन्य कंपनीज हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करे। दोस्तों पेट्रोकेमिकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में उपयोग होता है। नेक्स्ट अपडेट, इंडिया के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान से है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनीज के सीईओ से बातचीत की। इसमें डिजिटल इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, 5G इन सभी विषय पे बात की गई, जहां पर बड़ी कंपनीज के सीईओ शामिल थे। इसमें कॉलकम, ब्लैकस्टोन, एडोब, फास्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स ये कंपनीज शामिल थी। जहां पर कॉलकम के सीईओ ने भारत के 5G सेक्टर में रुचि दिखाई तथा यहां पर निवेश करने की बात की। इसके अलावा वो भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स इनको भी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लैकस्टोन ग्रुप, जो कि पहले से ही भारत के अंदर निवेश कर चुकी है, ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड अमेरिकन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसकी बात करी जाए तो ये बहुत ही बड़ी फर्म है, करीब इसके असेट्स बहुत सारे देशों में हैं। इसके सीईओ ने कहा है कि पहले इन्होंने भारत के अंदर $60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करेंगे। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स, इसके सीईओ से भी बातचीत हुई। इसके सीईओ विवेक लाल हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनके सीईओ ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बातचीत की। नेक्स्ट अपडेट NHAI के 4 एक्सप्रेसवे से संबंधित है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने NHAI के 4 एक्सप्रेसवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली। जहां पर दोस्तों अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इस पर निर्माण कार्य जारी है और इसकी जो डेडलाइन है 2023 का अंतिम महीना, वहां तक इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर बहुत ही तेजी से काम होने वाला है, क्योंकि अब NHAI इस पर फोकस देने वाली है। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। बात करें अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, तो इसकी लेंथ करीब 669 किलोमीटर है और करीब इससे संबंधित 480 कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज को दे दिए गए हैं, जो यहाँ पर कई पैकेजेस पर डेवलपमेंट वर्क करेंगी। कई सारी कंपनियों ने यहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा बात करी जाए अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे की, तो करीब ये 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। करीब 109 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, जो कि यहाँ पर निर्माण कार्य करेंगी। वहीं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जो करीब 262 किलोमीटर लंबा है, करीब अभी 71 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। वहीं बात करें कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो करीब इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 63 किलोमीटर है, जो कि काफी कम है, लेकिन इसके निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी किसी कंपनी को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, इनकी डेडलाइन 2024 या फिर 25 रखी गई है। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां हैदराबाद बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप क्रेडराइट, इसने करीब $2.7 मिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम 9 यूनिकॉर्न वेंचर कैटलिस्ट। दोस्तों ये स्टार्टअप क्रेडिट प्रोवाइड करता है MSMEs को और स्मॉल बिजनेस को। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।